हेलो कमांडोज, नमस्कार। पहला दिन है हमारा आज, और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम पहला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग लेने वाले हैं, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं डे 1 केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम क्यों शुरू कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन देख लेना कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी ये दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, और इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स अगर हैं तो इससे हमें क्या कंसेप्ट्स मिलने वाले हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, और ये आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो टीचर सभी लेक्चर्स को बोलते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है सही में, और इसके साथ साथ इतने सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग मतलब क्या। तो इसमें हम कहते हैं कि एटम्स जो हैं वो बॉन्ड करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, ये हमने पहले की क्लासेस में 9th 10th में पढ़ा हुआ है कि बॉन्डिंग किस लिए होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है ना, और स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है कि या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने से ही क्यों होती है, यह भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट होने से, या ड्यूप्लेट, अगर एक ही शेल का एलिमेंट है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होने से स्टेबल क्यों हो जाता है। तो देखो, उसके लिए एक पहला कंसेप्ट, पहली चीज समझ लेना कि हीलियम एक नोबल गैस है। ठीक है, और हीलियम के पास एक ही शेल होता है। हीलियम के पास एक ही शेल होता है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो स्टेबल होती है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक शेल वाला एलिमेंट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर एक शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हो गया। अगर एक से ज्यादा शेल है, 2 शेल भी हो गई, तो फिर आउटर मोस्ट शेल में क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट होना, ऑक्टेट कंप्लीट होना। तो एक शेल वाले ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे और 2 शेल वाले 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो हमारे दिमाग में अगर कभी आता हो तो यह भी सोचने वाली बात हो जाती है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ही क्यों होता है, 9 से क्यों नहीं होता, 7 से क्यों नहीं होता, 6 से क्यों नहीं होता। तो ये कहां से रूल आया है, ये रूल ऑब्जर्वेशन से आया है। कि क्या ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन ये था कि भाई नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे कि वो स्टेबल, मतलब वो स्टेबल होती हैं। तो हमने कंसेप्ट बनाया या ऑब्जर्वेशन किया साइंटिस्ट ने, और हमें बताया कि ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो एटम्स क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको या तो ड्यूप्लेट अगर एक शेल वाले हैं तो, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना है अगर 2 शेल या उससे ज्यादा शेल हैं तो। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बॉन्ड्स जो एटम को जोड़ते हो, ऐसे अट्रैक्शंस जो एटम्स को जोड़ते हो, और एटम्स जुड़ेंगे वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स में सारे एटम्स का या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा या तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और जब वो बहुत सारे एटम्स जुड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर शेप में ही जुड़ेंगे, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी उनकी, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। इसलिए इस चैप्टर में आगे हम क्या लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कब, कि एक मॉलिक्यूल में एटम कहां कहां पे प्लेस्ड रहेंगे, वो हम इसमें आगे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, या एटम कितने हैं, उनमें एक वर्ड आएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, उसी से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या ज्योमेट्री है, क्या बॉन्ड एंगल है, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, बॉन्ड। क्यों बनेगा, स्टेबल होने के लिए। एटम स्टेबल कैसे होते हैं, बॉन्ड बना के। और उसके बाद उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसी ज्योमेट्री होगी, क्या बॉन्ड एंगल होंगे, क्या डायपोल मोमेंट होगा, ये सब बातें अपन करेंगे। ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग से हम शुरू कर रहे हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बढ़िया कंसेप्ट, और 11th जेई हमारा बैच है, अभ्यास नाम है। इसमें मैं जैसा कि शुरू से तुम लोगों से बोलते आया हूं कि इसमें बेसिक कंसेप्ट्स इतने हैं कि ये 2 या 3 चैप्टर के केमिकल बॉन्डिंग के, पीरियोडिसिटी के और एटॉमिक स्ट्रक्चर के, है ना, ये कंसेप्ट्स अगर तुम्हारे क्लियर हो गए तो तुम्हें आगे बिल्कुल स्मूथ रन रहेगा, केक वॉक रहेगी, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसमें अब देखना, सबसे पहले मैं तुम्हें जो कंसेप्ट देने जा रहा हूं कि किसमें हमने 3 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी है।
ठीक है ना। तीन टाइप की कौन सी बॉन्डिंग पढ़ी है 9-10 तक हमने? एक पढ़ी है आयनिक बॉन्डिंग, एक पढ़ी है हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग, और एक पढ़ी है हमने कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है ना। सबसे कम इसमें हमने क्या पढ़ी है? सबसे कम हमने इसमें पढ़ी है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और सबसे ज्यादा क्या पढ़ी है? आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में हमें क्या बोला गया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए। तो सबसे फेमिलियर जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कौन है? NaCl। NaCl की बात करो तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे घर के आदमी की बात हो रही है एकदम। अगर मैं आपको रुबिडियम क्लोराइड बोल दूं या सीजियम फ्लोराइड बोल दूं तो आपको लगेगा अरे क्या हो गया। लेकिन सोडियम क्लोराइड सुन के हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है कि अरे हाँ सोडियम क्लोराइड बहुत बढ़िया चीज है ना। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दो, और उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हमने बहुत बनाए कि भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां सोडियम से इधर गया, क्लोरीन की तरफ गया, और फिर उसने क्या किया, सोडियम का यहां 2-8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किया है ना, याद है ना, 2-8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लोरीन का कितना हो गया? 2-8-8 हो गया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया, चार्ज का अट्रैक्शन हो गया, है ना। तो ये क्या कौन सी बॉन्डिंग हो गई? आयंस बन गए, Na+ और Cl नेगेटिव आयंस बन गए, तो इनमें कौन सी बॉन्डिंग हो गई? आयनिक। ठीक है। लेकिन अब 11th क्लास में सबसे पहली चीज तो हमें कोई ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबसे पहले समझ लो। ठीक है। हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी कि कौन सी बॉन्डिंग है। सबसे पहले तो ये पता करना कि कौन सी बॉन्डिंग है, तो इसमें, और वो बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किसमें बॉन्डिंग एटम्स के बीच में स्ट्रांग होगी, किसमें वीक होगी। तो इसका सबसे पहला कंसेप्ट सुनना अब, कि जहां पे भी हमें मेटल दिख जाए, एक भी मेटल दिख गया अगर हमें, तो हम क्या बोलेंगे कि इस कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है? आयनिक बॉन्डिंग ही होने वाली है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है 10th तक, जरा ध्यान देना कि अगर मेटल है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था। तो वाई आर दे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? अरे भाई वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, तभी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? जब इजीली मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। इजीली मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक टर्म आया क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये हम जानते हैं, दो टर्म, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम जानते हैं तो क्या हमने याद किया है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब देखो, अगर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब वो आसानी से क्या दे सकता है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से आ सकता है। और इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव चार्ज वाला है तो किससे जुड़ेगा? किससे अट्रैक्ट होगा? किसी नेगेटिव चार्ज वाले से। और नेगेटिव चार्ज वाले से अट्रैक्ट होगा तो प्लस और माइनस चार्ज जैसे ही बन गए तो बॉन्डिंग कैसी हो गई? आयनिक। ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास है कि अगर हमें कहीं भी क्या दिख जाए, मेटल, एक भी पूरे ग्रुप में अगर एक भी मेटल होगा तो वो बाकी पूरे पार्ट से क्या बनाने वाला है? आयनिक बॉन्डिंग। तो मेटल अगर हमें दिख जाए तो हम बोलेंगे कि बॉन्डिंग कैसी होगी? आयनिक। अगर हमें मेटल दिख जाए तो हम क्या बोलेंगे कि बॉन्डिंग कैसी होगी? आयनिक। ठीक है। पहला कंसेप्ट, मेटल दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि अगर ग्रुप ऑफ क्या हो? ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स हो, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स हो। ठीक है। ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स, तब जो हमारे पास बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कैसी होने वाली है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होने वाली है। वो बॉन्डिंग कैसी होने वाली है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होने वाली है। ठीक है। तो अब सारे नॉन मेटल्स हैं तो बॉन्डिंग कैसी होगी? कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे अपन बाद में आएंगे। सबसे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स पहचानने की। ठीक है ना। और ये भी हमें पता है कि आयनिक बॉन्डिंग जो है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किससे बनेगी? आयनिक बॉन्डिंग हमेशा बनेगी किससे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। किससे बनेगी? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ये हमने पढ़ा हुआ है 10th तक, है ना। और कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है? बोलो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होंगे तो क्या होगा? तो बनेगी आयनिक बॉन्डिंग। और अगर शेयरिंग होगी, है ना, दो एटम्स शेयर करके अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है। और ये अपन बात कर चुके हैं कि ऑक्टेट से ही क्यों स्टेबिलिटी आएगी या ड्यूप्लेट से ही क्यों स्टेबिलिटी आएगी।
ठीक है। और उसके बाद यह भी समझना कि Na अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर प्लस चार्ज क्यों आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन देने से प्लस चार्ज क्यों आ गया, यह भी तो क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में। तो इसलिए हो गया कि सोडियम अगर हम ले रहे हैं, मान लो, है ना, सबसे इजी यही होता है, सोडियम अगर हम ले रहे हैं मान लो, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसका क्या होता है 281, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 281। अगर कॉन्फ़िगरेशन 281 है तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा हमें किसके बारे में बताता है, एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। अब इसमें अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10 रह गए, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से तो कुछ निकलना नहीं है, जो कुछ निकलना है वो कहां से निकलना है, वो आउटर मोस्ट शेल से निकलना है, इलेक्ट्रॉन निकलना है ना। तो इलेक्ट्रॉन हो गए अगर 10 और प्रोटॉन है 11, तो एक कौन डोमिनेटिंग हो गया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर से एक ज्यादा है, इसलिए उसका चार्ज डोमिनेट करेगा, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लगा लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल देखो बेसिक से बता रहा हूं मैं, तुमने 9th 10th में भी अगर थोड़ी बहुत मक्कारी भी की है तो भी तुम्हारा बिल्कुल मैं कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा कि इलेक्ट्रॉन दे देने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है, यह भी मैं बताऊंगा। तो चिंता मत करना, बस जितना बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ, साथ में लिखते जाओ, अच्छे नोट्स बनाओ, रिवीजन के लिए तुमको बिल्कुल अच्छा एक हैंड रिटन खुद की राइटिंग में मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, रहेगा तुम्हारे पास, हमेशा रेफर कर सकते हो तुम, ठीक है। तो अब यहां पे सोडियम हमने लिया, तो प्रोटॉन अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक प्रोटॉन डोमिनेटिंग हो जाएगा, और सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन पे क्या हुआ, क्लोरीन पे हुआ 17, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, अभी तक जब तक ये न्यूट्रल है तब तक क्या है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 17 है, ठीक है। तो अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए कितने 18। तो अब कौन डोमिनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डोमिनेट कर रहा है, इसलिए मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अब कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो यहां पे इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उससे, मतलब हमें तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन देने से क्यों आ गया, इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहां पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ध्यान से देखने वाली बात बस इतनी सी है कि क्या है, अगर मेटल एक भी है तो ये श्योर हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन देने ही वाला है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने ही वाला है तो ये श्योर हो गया कि उस पर पॉजिटिव चार्जेस आने ही वाले हैं, और अगर पॉजिटिव चार्जेस आने वाले हैं तो ये श्योर हो गया कि वो किसी नेगेटिव चार्ज से ही अट्रैक्ट होकर जुड़ेगा, इसलिए ये श्योर हो गया कि आयनिक बॉन्डिंग ही होगी, समझ गए। तो जैसे ही मेटल दिखे समझ जाना कि बॉन्डिंग कौन सी है, आयनिक। जैसे ही ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स दिखें तो समझ जाना कि बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवेलेंट। अब अगर कंपाउंड में नॉन मेटल भी है और मेटल भी है तो मेटल तो है ही, मेटल कहीं भी जुड़ा हो बॉन्डिंग कौन सी होने वाली है, आयनिक होने वाली है, बॉन्डिंग कौन सी होने वाली है, आयनिक होने वाली है, ठीक है। तो मेटल दिख जाए तो बॉन्डिंग आयनिक, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग कोवेलेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं तुमको यह भी पता होना चाहिए कि मेटल कौन से हैं, कहां कहां है, अच्छे मेटल हैं कि बुरे मेटल हैं। अच्छा, जितना अच्छा मेटल होगा जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, उतना अच्छा वो क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कॉमन सेंस है कि नहीं। मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा का मतलब क्या हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जल्दी आने की टेंडेंसी, मतलब नेगेटिव से स्ट्रांगली जुड़ने की टेंडेंसी, मतलब स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गया, नहीं तो एक बार फिर से रिपीट करके सुन लेना, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, फिर से देख लेना, लेकिन इतनी चीजें बिल्कुल संभालते हुए समझते हुए चलो। तो अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो कंसेप्ट हुए, सिर्फ दो कंसेप्ट क्या हुए कि मेटल दिखे तो आयनिक बॉन्डिंग, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स दिखे तो
कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी। ठीक, अब इसमें कहां कहां मेटल है, कहां कहां नॉन मेटल है, वो जरा समझ लो, इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो ये हमारे पास आ गई पूरी पीरियोडिक टेबल। और मैं जैसा कि बार बार बता रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि पीरियोडिक टेबल हमेशा याद रहनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इसी से तुम्हारे आधे से ज्यादा चीजें जो है हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखना, थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर अपन इसमें देखते हैं कौन मेटल है, कौन कैसे बॉन्ड बनाएगा, कितनी स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमारे पास इतना जो पार्ट है ना, इतना पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, एस ब्लॉक कहलाता है। इतना पार्ट क्या कहलाता है, एस ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इतना पार्ट जो हमारे पास है वो क्या कहलाता है, पी ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, पी ब्लॉक। और ये भी याद रखना कि पी ब्लॉक कभी भी हम लिखेंगे, एस ब्लॉक कभी भी हम लिखेंगे, डी ब्लॉक कभी भी हम लिखेंगे, एफ ब्लॉक कभी भी हम लिखेंगे, तो वो स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। कभी भी अगर मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा या जब एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा, हेडिंग डलवाऊंगा, तो तुम्हारा पी कैपिटल कभी कॉपी में नहीं होना चाहिए। इसी से पता चल जाता है कि कितना पढ़ा है तुमने, या कितना नोट्स रेफर किए हैं, या कितनी किताब खोली है। तो गलती मत करना, ठीक है। तो ये यहां पे क्या है, पी ब्लॉक है, इतना, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक जो हमारे पास है, दिस इज डी ब्लॉक। यहां से यहां तक जो हमारे पास है वो क्या है, डी ब्लॉक है, ठीक है। तो 10th क्लास में भी हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और अभी इसमें भी अपन देख रहे हैं कि क्या क्या कहां पे है। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ये सब अपन बॉन्ड जो पीरियोडिसिटी चैप्टर है उसमें भी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी मेरा जो कहने का मतलब है वो जरा समझ लेना। अभी कहने का मेरा इतना सा मतलब है कि पी ब्लॉक में हमारे पास क्या रहते हैं, जनरली नॉन मेटल्स रहते हैं। शुरू में जितने रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स रहेंगे। फिर इसी में हमारे पास मेटलॉइड्स भी रहते हैं। कौन रहते हैं, मेटलॉइड्स। कौन रहते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी में हमारे पास और कौन रहेंगे, मेटल्स भी रहेंगे। तो पी ब्लॉक हमारे पास ऐसी चीज है जिसमें मेटल्स भी रहेंगे, नॉन मेटल्स भी रहेंगे और मेटलॉइड्स भी रहेंगे। इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन एक बहुत ही जबरदस्त नॉन मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या मानते हैं, मेटल्स मानते हैं। बेरिलियम की भी मेटेलिक नेचर बहुत कम होता है, लेकिन ओवरऑल हम मेटल मानते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी कंपाउंड किसका दिख जाए, सपोज सोडियम का दिख जाए, या किसका दिख जाए, मैग्नीशियम का दिख जाए, कोई भी कंपाउंड सोडियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, रुबिडियम का, स्ट्रॉन्शियम का, सीजियम का, बेरियम का, फ्रेंशियम का, रेडियम का, किसी का भी दिख जाए। फ्रेंशियम और रेडियम क्या होता है, फ्रेंशियम और रेडियम जनरली अपन कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। अब रेडियो एक्टिव होते हैं तो उस पर जनरली ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं होता है, तो उनके कंपाउंड्स की स्टडी थोड़ी कम रहती है। हेलोजेंस में भी जैसे हमारे पास है, हेलोजेंस में भी एस्टेटाइन है, तो ये रेडियो एक्टिव है, इसकी भी स्टडी हम कम कर पाएंगे। तो जनरली इनके हाइड्राइड्स जो होते हैं उनकी एसिडिटी होती है, तो अपन ने ज्यादातर क्या सुना है, HF, HCl, HBr, HI, यही सुना है ना। तो रेडियो एक्टिविटी पे थोड़ा सा कम काम हुआ है, कम रिसर्च हुई है, तो उनकी बातें अपन नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि ज्यादा उसका हमें डेटा हमारे पास नहीं होता है। तो आप देखो कि आपको पता होगा कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसने डिस्कवर की थी, किसी को पता है क्या, याद है क्या? रेडियो एक्टिविटी नहीं, मैडम क्यूरी नहीं, मैडम क्यूरी ने रेडियम किया था डिस्कवर। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल। तो हेनरी बैकरल साहब ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, उसकी स्टोरी अपन किसी दिन बाद में सुनेंगे। और नोबेल प्राइज मिला था मैडम क्यूरी को, है ना, लेकिन उसकी नोबेल प्राइज की कॉस्ट क्या थी, है ना, नोबेल प्राइज की कॉस्ट थी ब्लड कैंसर। उनकी डॉटर थी आयरीन क्यूरी, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन स्टडी किस पे करती थी, वो भी रेडियो एक्टिविटी पे। क्या कॉस्ट थी, ब्लड कैंसर। तो देख रहा हो आप रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी भी एक चैप्टर है, 12th में आएगा, तो जरा ध्यान रखना, है ना। मतलब रेडियो एक्टिविटी पे अपन बात तो बाद में करेंगे, लेकिन खतरनाक चीज है, रेडिएशंस निकलते हैं, हमें पता है सब, तो हम रेडियो एक्टिव चीजों को जनरली नहीं लेते। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि फ्रेंशियम पे जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा,
तो फ्रेंशियम क्लोराइड, अगर हमें सोडियम क्लोराइड दिया है, पोटेशियम क्लोराइड दिया है, रुबिडियम क्लोराइड दिया है, सीजियम क्लोराइड दिया है और फ्रेंशियम क्लोराइड दिया है, तो सबसे ज्यादा हम बोलेंगे कि आयनिक फ्रेंशियम क्लोराइड होगा। क्यों होगा अभी मैं बताता हूं। लेकिन अगर पूछेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड कौन होगा, तब आंसर क्या हो जाता है, तब आंसर हो जाता है सीजियम क्लोराइड। क्योंकि वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, स्टेबल। स्टेबल मतलब जो कंपाउंड रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा हो, तो फिर फ्रेंशियम हमारा आंसर नहीं आता है। तो जनरली जो हम स्टडी करते हैं वो कहां तक, ये तो रेडियम है, ये फ्रेंशियम है, दोनों रेडियो एक्टिव है। तो जनरली हम जो स्टडी करते हैं वो कहां तक, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में कहां तक स्टडी करते हैं, सीजियम और बेरियम तक। कहां तक, सीजियम और बेरियम तक। ठीक है, तो अब यहां पे एक सबसे जो क्लियर बात है वो ये है कि ये सारे के सारे हमारे पास कौन है, मेटल्स। हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली मेटल्स। तुम लोग साथ में लिखते जाना, क्योंकि मैं ये लिखते लिखते सारा बोर्ड अभी भर देने वाला हूं, तो तुम साथ में लिखते जाओगे तो तुम्हें बिल्कुल हौच पौच नहीं होगा, क्लियर कट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के, मतलब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्शन मान रहा हूं, यहां पे ये याद रखना, ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए लिख रहा हूं मैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, लिखते जाओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एल्कलीज बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। ये भी याद रखना कि इनकी ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या है, बेसिक हैं। इनकी ऑक्साइड्स जो क्या है, जो है वो क्या है, बेसिक हैं। ठीक है, तो ये एल्कली मेटल्स हैं, या इनके कंपाउंड्स भी, ऑक्साइड की भी बात करें, दूसरे भी कंपाउंड्स अगर बनाएंगे तो बेसिक बनाएंगे। वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि बेसिसिटी क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है, वो सब। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड। सेकेंड ग्रुप के कंपाउंड जो हैं वो क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आपको कुछ भी दिया हो, कुछ भी से मेरा मतलब है कि अगर कोई भी कंपाउंड्स आपको दिए हो, कैसे कंपाउंड्स दिए हो, सपोज आपको दिया हो NaCl, या मैं NaBr ले सकता हूं क्योंकि NaCl अपन ले चुके हैं, या हमें KF दिया हो, या हमें KCl दिया हो, या हमें CaCl2 दिया हो, या हमें MgBr2 दिया हो। ये सब जैसे ही हम इसमें देखेंगे कि क्या सोडियम कौन है, मेटल, पोटेशियम कौन है, मेटल, K क्या है, मेटल, कैल्शियम क्या है, मेटल, मैग्नीशियम क्या है, मेटल। जैसे ही मेटल दिखा यानी हमें समझ जाना है कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होने वाले हैं, आयनिक। ये सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होने वाले हैं, आयनिक होने वाले हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया डी ब्लॉक जो है ना, डी ब्लॉक का भी नाम हमने क्या लिखा था, डी ब्लॉक का भी नाम हमने लिखा था कि ये कौन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक के कौन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, तो ट्रांजिशन मेटल्स अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें भी क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मेटल्स वर्ड यूज कर रहे हैं। और मेटल वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, ये भी कैसे कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। तो जैसे ही आपको क्या दिया हो, सपोज Fe दिया है, Fe का कंपाउंड कौन हो गया, सपोज FeCl3 हो गया, तो FeCl3 भी एक क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। बात आ गई समझ में कि जैसे ही हमें क्या दिखा, मेटल दिखा, मतलब वो 100% कंपाउंड कैसा होने वाला है, आयनिक होने वाला है। उसके बाद स्कैंडियम क्लोराइड अगर हमें दिखे, टाइटेनियम क्लोराइड दिखे, टाइटेनियम ब्रोमाइड दिखे, वेनेडियम क्लोराइड दिखे, कुछ भी दिखे, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स होंगे। यहां तक क्लियर है क्या, कोई डाउट, कोई तकलीफ, डाउट सेक्शन में पूछ लेना, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल समझते हुए चलना है ना। तो यहां पे हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पहचानने में आना चाहिए, उसके बाद हमें पहचानने में आने चाहिए नॉन मेटल्स। तो कुछ कॉमन नॉन मेटल्स जरा देख लेना। कॉमन नॉन मेटल्स में सबसे पहले हमें क्या दिखना चाहिए, कॉमन नॉन मेटल्स में सबसे पहले हमें दिखना चाहिए कौन, हाइड्रोजन। कॉमन नॉन मेटल्स में हमें दिखना चाहिए कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जहां पे भी दिखेगा, अगर ये किसी नॉन मेटल के साथ ही जुड़ा है तो वो क्या बनाने जा रहा है, वो बनाने जा रहा है कोवेलेंट कंपाउंड, और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा क्योंकि उसके पास एक ही शेल है। तो यहां देखो, हम कोई भी ले, बोरॉन क्या है, नॉन मेटल। अब सारे के सारे किसकी बात करेंगे अपन, नॉन मेटल्स की बात करेंगे। सारे के सारे अब किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो अब ये यहां पे मेटल्स हो गया खत्म।
अब बात कर रहे हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। अब बात कर रहे हैं किनकी, नॉन मेटल्स की। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मतलब बार बार आएगा वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बोरॉन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, ये सारे के सारे नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद ये सारे नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल। फिर हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं कि ऐसा हमारे पास एक सीडीसी आती है जिसके इस तरफ हम बोलते हैं कि सेमी मेटल्स रहते हैं या मेटलॉइड्स रहते हैं, और इसके इस तरफ क्या रहते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेमी मेटल है ना, यहां से बनाता हूं। तो ये अभी तो ठीक है, यहां पे जो बेसिकली नॉन मेटल है वो यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमें बार बार यूज होंगे वो नॉन मेटल्स कौन से हैं, बोरॉन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, क्लोरीन बार बार दिखेगा, सल्फर बार बार दिखेगा, फास्फोरस बार बार दिखने वाला है, ब्रोमीन और आयोडीन भी बार बार दिखने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, विद हाइड्रोजन ये कॉमन सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब तुम कोई भी कंपाउंड उठा लो जो तुम्हारे ध्यान में आ रहा है, कोई कंपाउंड उठा लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कि क्या होगा कि बोरॉन कार्बन ले लेता हूं। कार्बन, अब जरा देखना, सबसे पहला कंपाउंड, सबसे सिंपल कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, 10th में भी तुमने पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, पहला क्या, मीथेन, CH4। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट। HF अगर तुम्हारे पास है, H नॉन मेटल, F नॉन मेटल, कैसा हो जाने वाला है, कोवेलेंट। अगर तुम्हारे पास HCl है, कैसा हो जाने वाला है, कोवेलेंट। आ रही बात समझ में, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। और अब मैं थोड़े और ऊपर वाले नॉन मेटल्स लेता हूं। ऊपर वाले नॉन मेटल्स मतलब ज्यादा ग्रुप जिसमें हो, ज्यादा ग्रुप हो तो क्या होगा, देखो जरा यहां पे सपोज तुमने लिया हुआ है H2SO4, कैसी बॉन्डिंग हो जाएगी, कोवेलेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि H इज अ नॉन मेटल, S इज अ नॉन मेटल, O इज अ नॉन मेटल। ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारे पास होगा, यहां पे हमारे पास H2SO4 हो गया क्या, कोवेलेंट। ठीक है, सपोज हमें दिया हुआ है क्या, HNO3 दिया हुआ है, तो ये भी कैसा होगा, कोवेलेंट, क्योंकि H कौन है, नॉन मेटल, N कौन है, नॉन मेटल, और O भी कौन है, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये क्या हो गया, HNO3 नॉन, सारा कोवेलेंट। उसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, तुम ले लो सपोज HClO4, पर क्लोरिक एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्मली यूज्ड एसिड। हमारे दिमाग में क्या होता है, H2SO4 बहुत, हम 9th-10th में होते हैं तो हमें डराया जाता है H2SO4 से, होता तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर क्वेश्चन आए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का भी H2SO4 नहीं लिखना है। उसमें ऑप्शन में अगर क्या दिया हुआ है, HClO4 दिया हुआ है, तो ये ही क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होने वाला है। तो अब H2SO4 से हमारे दिमाग में क्यों इतना वो बैठा रहता है, इसलिए देखो मैं एक थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूं तुम्हें कि H2SO4 हम टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं और कभी कभी हम पीपेट को वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं। तो हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब देखो इंस्ट्रक्शन तो स्कूल में अगर तुम लोगों ने 9th-10th में भी प्रैक्टिकल किए होंगे तो हमें इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं कि लैब कोट पहने, है ना, एप्रन पहने। मगर ऐसे 2-4 मतलब अनिल कपूर ऐसे होते ही हैं कि वो ऐसे टांग के आएंगे, पहले तो एप्रन या लैब कोट लेके नहीं आएंगे तो ऐसे टांग के आएंगे, ताकि मतलब उनको कुछ तो दिखाना है अलग कि भाई हम डिफरेंट है ना। तो अब देखो क्या है कि आपने सपोज दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है कि अपन ब्लो करके ड्राई नहीं करें पीपेट को, है ना। अगर पीपेट देखा हो तो, नहीं देखा हो तो मुझे याद दिलाना, मैं नेक्स्ट क्लास में तो मैं दिखाऊंगा ब्यूरेट पीपेट, ठीक है। तो पीपेट को कभी ऐसे फूंक मार के सुखाया नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर H2SO4 के ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब आप फूंक मारोगे सामने वाले की शर्ट पे जाएगा, अब उस समय कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वो जब शर्ट क्या होगी, वॉशिंग में जाएगी, तब डिटर्जेंट या सोप यूज होगा। और तुमने अगर सोप की डेफिनेशन तुम्हें याद हो गलती से तो क्या होती थी, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, याद है क्या,
आता है बहुत क्वेश्चन है ना सोप्स का। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, अब सोडियम और पोटेशियम है, एल्कली मेटल्स हैं। अभी अभी बात की कि एल्कली मतलब बेसिक कंपाउंड बनाते हैं। अब H2SO4 आपने के ड्रॉपलेट शर्ट पे है और वो वॉश कर रहे हैं अपन किस में, बेसिक सोल्यूशन में, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई तो जहां जहां पे H2SO4 के छींटे पड़े थे वहां पे छेद आ जाएंगे, और वो शर्ट उस समय आपको दिखेगी, या शू पे गिरा होगा तो शू में छेद हो जाएंगे जब भी धोओगे। धोने से पहले पता नहीं चलेगा इतना प्रोमिनेंटली, लेकिन धोओगे तो उस जगह छेद हो जाएंगे। आप बोलोगे हमें क्या करना भैया, सामने वाले की शर्ट पे छेद हो गए। अरे भैया तुम्हारे पीछे भी तो कोई खड़ा था, वो भी तो सुखा रहा होगा पीपेट को। तो प्लीज लैब के प्रिकॉशंस फॉलो करें। ऐसा कोई भी हीरोगिरी नेतागिरी करने में कोई फायदा नहीं है कि हम नहीं लैब कोट पहनेंगे। और पहली बात तो मतलब सबसे अच्छा तो ये हो जाए कि तुम लोगों के स्कूल खुले और फिर से सब प्रैक्टिकल करने मिले, तो तुम्हारे को एकदम लुक एंड फील उसका आए कि भाई कैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना। अभी तो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो प्रैक्टिकल मतलब वो वर्ड ही है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल मतलब हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, मतलब ठीक है। तो आई प्रे टू गॉड कि एवरीथिंग इज नॉर्मल सून एंड देन वी विल डू प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकली। ओके चलो खैर, तो यहां पे ये सारी चीजें क्या है, ये सारे ग्रुप ऑफ क्या है, नॉन मेटल्स। तो बता मैं ये रहा था कि H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, पर क्लोरिक एसिड। नाम रख लेना इसका, इंपॉर्टेंट है, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, ये बाद में भी बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको याद रख लेना, पर क्लोरिक एसिड। तो मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि हमारे पास ये क्या है, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स हैं, और इसलिए इनमें बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट है। ठीक है, अब मैं तुम्हें देखो दूसरी चीज बताता हूं कि अगर इस टाइप के कंपाउंड आ जाए, एन आ जाए, एन दिख गया, क्या हो गया, कोवेलेंट हो गया। तुम्हें क्या दिख जाए, PCl5 दिख जाए, PCl5 दिख जाए तो ये कौन है, P है, नॉन मेटल है। Cl कौन है, नॉन मेटल है। ग्रुप ऑफ क्या है, नॉन मेटल है, क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। तो बॉन्डिंग पहचान जाओगे कि नहीं, अब कोई भी कंपाउंड तुम्हें दें बॉन्डिंग पहचानोगे, मेटल दिखा तो आयनिक है, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स दिखा तो कोवेलेंट है। ठीक है, अब इसमें नई बात क्या है, अब नई एक चीज और इसमें समझ लो कि हमारे पास अगर मेटल भी हो और ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स भी हो, अगर हमारे पास क्या हो, मेटल भी हो और ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स भी हो। अब उसके एग्जांपल में देता हूं, देखना कि सपोज हमारे पास है NaHCO3, सपोज हमारे पास कौन है, NaHCO3। ठीक है, अब NaHCO3 तो Na दिख रहा है, Na दिख रहा है का मतलब क्या हुआ, Na दिख रहा है का मतलब ये हुआ कि ये तो श्योरली कौन से पार्ट में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज में ही रहेगा, पॉजिटिव पार्ट में ही रहेगा। ठीक है, और बचा हुआ पार्ट किस में रहेगा, क्योंकि ये कौन है, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये कौन सा आयन कहलाता है, याद आया, देखा, बाय कार्बोनेट आयन है ना, हाइड्रोजन लग गया इसलिए बाय, और ये कार्बोनेट तो था ही, तो ये कौन हुआ, बाय कार्बोनेट आयन, लेकिन सोडियम के साथ है, तो क्या नाम हो गया इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। लिख लो क्या नाम हो गया इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें देखो कोई तुमसे पूछे कि कौन सी बॉन्डिंग है, तो अब मेटल दिख गया, तो ये पार्ट में बॉन्डिंग आयनिक तो होगी ही होगी, प्लस यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया हमारे पास क्या, HCO3, मतलब H नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो सारे के सारे नॉन मेटल हैं। तो इस पार्ट में बॉन्डिंग कौन सी हो गई, मतलब इन दोनों पार्ट में तो बॉन्डिंग कौन सी है, आयनिक है, लेकिन इतने पार्ट में आपस में क्या है, H और O में क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ऐसा कंपाउंड अगर हमारे पास है तो इसमें दोनों तरीके की बॉन्डिंग होगी, कौन सी, आयनिक बॉन्डिंग भी होगी और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होगी। समझ में आ गई बात, मेटल दिखा तो मेटल बाकी पार्ट से क्या बना रहा होगा, आयनिक बॉन्डिंग, और बाकी पार्ट में अगर ग्रुप ऑफ क्या है, नॉन मेटल्स हैं, डिफरेंट नॉन मेटल्स हैं, तो वो क्या बना रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल में तुम्हें देता हूं कि सपोज तुम्हारे पास है क्या, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अब पोटेशियम दिख गया, एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो पोटेशियम पे दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कार्बोनेट है, कार्बोनेट हमें पता ही है 2 नेगेटिव है। ठीक है, नहीं भी पता है तो देखो ये इस पे यहां से भी चार्ज देख लो, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे।
K क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहां पे इसका चार्ज क्या हो गया, 1+, 2 पोटेशियम का चार्ज क्या हो गया, 2+, और 2 पोटेशियम का चार्ज 2+ है, तो बचे हुए पार्ट में चार्ज क्या होना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए, 2 नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये और ये पार्ट ये आपस में क्या बना रहे होंगे, आयनिक बॉन्डिंग। क्या बना रहे होंगे, आयनिक बॉन्डिंग। और यहां पे हमारे पास CO3 है, तो C भी क्या है, नॉन मेटल, O भी क्या है, नॉन मेटल, तो प्लस इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। बात आ गई समझ में। तो K2CO3 में अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी टाइप की बॉन्डिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, K दिखा मेटल दिखा तो आयनिक बॉन्डिंग है, CO3 दिखा 2 तरीके के नॉन मेटल दिखे तो बॉन्डिंग कौन सी हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये यहां पे इस तरीके के, अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स दे दें तो आपको पता होना चाहिए कि उनमें बॉन्डिंग कौन सी है। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ लो। अब ये सब हमारे पास कौन है, सब मेटल है, ये 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 मेटल है ना। कोई बोल दे AgCl तो बॉन्डिंग, ये मेटल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो क्या होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बॉन्डिंग कौन सी हो गई, आयनिक हो गई। लेकिन अब एक कंपैरिजन समझ लो कि सपोज मेरे पास NaCl है, तो NaCl है तो AgCl से अगर मैं उसको कंपेयर करूं, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि NaCl और AgCl में ज्यादा आयनिक कौन है, अब ज्यादा आयनिक कम आयनिक का भी जरा डिफरेंस समझना। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, हमने देखो एक कंसेप्ट पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, याद आया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब जो जैसा होता है वैसी संगति में रहना पसंद करता है। मैं घूमने वाला हूं तो घूमने वालों के साथ रहना पसंद करूंगा, मैं पढ़ने वाला हूं तो पढ़ने वालों के साथ रहना पसंद करूंगा, ठीक है ना। अब रहना पसंद करूंगा का मतलब ये नहीं है कि तुम कंबाइंड स्टडी के लिए चले जाओ, है ना। कंबाइंड स्टडी जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं सुनता हूं भैया, है ना, स्टूडेंट्स के मुंह से मैंने बहुत साल सुना है 2-3 बातें जो अपने आप को मतलब समझ लो कि धोखा देने वाली बात होती है। उसमें पहली चीज होती है कि मैं म्यूजिक सुनते हुए मैथ्स पढ़ता हूं या मैथ्स करता हूं। ऐसा मैं तो विश्वास नहीं करता भैया, है ना। कुछ बहुत बाद में जाके आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, एक क्वेश्चन 10-12 बार कर चुके हो, एक एक्सरसाइज 10-12 बार कर चुके हो, उसके बाद अगर तुम कह रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैथ्स आप पहले बार क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरी बार क्वेश्चन कर रहे हो म्यूजिक सुनते हुए नहीं। अरे म्यूजिक सुनते हुए तुम खाना खा लो, टीवी देखते हुए तुम खाना खा लो, तो तुमको या तो खाने का स्वाद प्रॉपर नहीं आएगा, या तो टीवी में क्या चल रहा है वो प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। तो ये तो मतलब ब्रेन को मल्टीटास्किंग पढ़ते में नहीं करनी है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात जो मैं सुनता हूं वो ये कि मैं कंबाइंड स्टडी के लिए जा रहा हूं, तो अभी तो ठीक है अपन लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, फिर भी अगर तुम कहीं पे 1-2 दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी कर रहे हो तो भैया मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करता हूं, है ना। मेरे को कंबाइंड स्टडी पता है कि भैया कंबाइंड स्टडी कैसे होती है। हम जाते थे रात में 10-11 बजे तक, तो माहौल बनाते थे दोस्त के घर कि फिर चाय बना ला, फिर ये कर ला, 12 बज गया। उसके बाद थोड़ी देर पढ़े, आधे घंटे, और फिर आप मतलब पीयर ग्रुप है, आप सेम स्कूल के हो या सेम ग्रुप के हो, तो आपको बातें याद नहीं आएंगी करने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं तो ऐसा मानता हूं भैया कि अगर 2 पढ़ने वाले हैं दोनों, तो उन दोनों को जरूरत नहीं है। एक पढ़ने वाला है और एक बिना पढ़ने वाला है, तो बिना पढ़ने वाला पढ़ने वाले को निपटा देगा, ठीक है। और दोनों ही बिना पढ़ने वाले हैं तो उनको तो कंबाइंड स्टडी की कोई जरूरत ही नहीं है। कंबाइंड स्टडी क्या होगी, फिर पढ़ना ही नहीं है उनको, तो स्टडी क्या होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप को देते हैं, वो भी समझना, है ना। अलग अलग देते हैं, स्टूडेंट्स कुछ और तरीके से देते हैं, हम लोग अपने आप को किसी और तरीके से देते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, कि कल से काम शुरू करूंगा, कल से कुछ नहीं होगा। कल से काम शुरू नहीं करना है, जो करना है अभी से करना है। कल से काम कोई शुरू नहीं होता। और अगर आज फ्राइडे है तो अपने को ऐसा हो जाता है कि अरे यार अब तो वीकेंड है तो मैं मंडे से शुरू करूंगा। तो जो ज्यादा आलसी लोग हैं, जैसे हम जिम सालों से सोच रहे हैं कि थोड़ा वजन कम करें, कैमरे पे ठीक दिखें, लेकिन हम बस कल से जाएंगे जिम, या अगर वीकेंड है तो अब ये वीकेंड बना लेते हैं, मंडे से जाएंगे। तो वो अपन लोग प्रोक्रेस्टिनेशन जो मैं बोलता हूं वो नहीं चाहिए। जो होता है अभी होता है, कल से कुछ नहीं होता और मंडे से तो कुछ भी नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर हमारे पास NaCl है और अगर हमारे पास क्या है, AgCl है, तो हमें इसमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा आयनिक है और कौन
कम आयनिक है। अब आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो समझना, वो क्या होती है कि वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होने चाहिए। अगर अच्छा आयनिक कंपाउंड है तो वो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है। और अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी पोलैरिटी बहुत हाई है। तो हाईली पोलर कंपाउंड होगा तो हाईली पोलर में डिसॉल्व होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाईली पोलर कंपाउंड विल डिसॉल्व इन हाईली पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर NaCl पानी में डालोगे, हाईली क्या है, आयनिक है। क्यों? हमें पता है, क्योंकि सोडियम बहुत अच्छा मेटल है। क्यों अच्छा मेटल है? क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में कहां रखा है, टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना। मेरा अभी लेफ्ट और तुम्हें जो दिख रहा है वो लेफ्ट। और यहां से यहां अपन देख रहे हैं कि ये कौन है, नॉन मेटल्स हैं। ये कौन है, नॉन मेटल्स हैं, अभी देखा था अपन ने। और ये कौन है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहां पे टूवर्ड्स लेफ्ट कौन रखे हुए हैं, मेटल्स, और टूवर्ड्स राइट कौन रखे हुए हैं, नॉन मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो क्या बोला हमने कि जितना अच्छा मेटल उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड, जितना अच्छा आयनिक कंपाउंड उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें वाटर में उतनी ज्यादा। तो NaCl को पानी में डालोगे सॉल्युबिलिटी ज्यादा मिलेगी, बिकॉज इट इज मोर पोलर, बिकॉज इट इज मोर आयनिक, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बेटर मेटल। व्हाई? बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन टुवर्ड्स लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल। इतनी बात समझ में आ गई। तो ट्रांजिशन मेटल में अपन जब आते हैं तो इनका आयनिक नेचर कम होते जाता है। इसलिए तुमने कई बार पढ़ा होगा कि AgCl जो है वो क्या बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। याद आया कि नहीं, क्या बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। मतलब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी पोलैरिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसका आयनिक नेचर कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसमें Ag का मेटेलिक नेचर कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में टुवर्ड्स कहां है, राइट। और राइट आने पे क्या होता है, साइज छोटा होता है। और साइज छोटा होता है तो मेटेलिक नेचर कम होता है। ये बहुत डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे किसमें, पीरियोडिसिटी चैप्टर में। लेकिन अभी यहां से दिख ही रहा है हमें कॉमन बात कि मेटल से अगर हम टुवर्ड्स लेफ्ट से टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और डिक्रीज होता जाएगा तो क्या होता जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम तो आयनिक कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर कम तो सॉल्युबिलिटी कम। मतलब यहां से हमें यह बात भी पता चलती है कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी कम है तो उनका क्या होगा, आयनिक नेचर भी कम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी, अब कंसेप्ट समझ लेना कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड के। किसके, आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड के। बात आई क्या समझ में, आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन ये कंसेप्ट हम कहां लगाएंगे, ये कंसेप्ट हम आयनिक कंपाउंड्स में ही लगाएंगे। और आयनिक कंपाउंड्स हम कैसे पहचानेंगे, मेटल से। तो मेटल अगर होगा तो हम उसका बॉन्डिंग पता कर सकते हैं और उसका नेचर पता कर सकते हैं। और नेचर में हर बार सबसे पहली चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी कंपाउंड की हम क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये बिल्कुल याद रखना कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर तुम्हें चेक करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ो। तुम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ोगे, क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यही आएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज अभी हमने देखा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कौन होते थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स याद करो, कौन होते थे भैया, C और H के कंपाउंड। और C और H के कंपाउंड मतलब दोनों नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल मतलब कोवेलेंट। और कोवेलेंट यानी पोलैरिटी कम, उनमें आयंस नहीं है, चार्जेस नहीं है। या कोई और भी कोवेलेंट कंपाउंड लोगे तो बहुत ही वीक चार्जेस है, लो पोलैरिटी है, तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। आ गई बात समझ में। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वी चेक इन कंपाउंड्स। ओके, यहां तक बढ़िया है। तो देख लो यहां पे सॉल्युबिलिटी हम कभी भी कैसे कंपेयर करेंगे कि जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा कंपाउंड का उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा रहने वाली है। यहां से जितने भी हम देख रहे थे ये सारे के सारे कौन हैं, नॉन मेटल्स हैं। और ये सारे के सारे क्या बनाने वाले हैं,
कोवेलेंट कंपाउंड बनाने वाले हैं। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इसमें, ठीक है, ये सारी चीजों को हटा दें अपन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम मेरे को बताना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो फिर अपन तो बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं तुमको ये बोलता हूं कि सपोज मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक 2-3 मॉलिक्यूल्स दिए भी थे इस टाइप के। सपोज मेरे पास कौन है, H2SO4, ठीक है। H2SO4 का नाम हमें पता है कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें क्या पढ़ाया गया है, देखो हमें यह पढ़ाया गया है कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन गिव H+ आयंस। यहां तक ठीक है क्या, विच कैन गिव H+ आयंस। तो यहां पे मैं बोलता हूं कि H2SO4 हमें क्या देता है, 2 H+ आयन देता है और प्लस एक क्या देता है, सल्फेट आयन देता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कुछ गलती दिख रही है क्या, तुम्हें कुछ गलती इसमें दिखनी चाहिए। पहली गलती इसमें क्या है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई H एक क्या है, नॉन मेटल, S एक क्या है, नॉन मेटल, O एक क्या है, नॉन मेटल। अब अगर ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं तो इनमें बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, कोवेलेंट। और अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो ये आयंस कहां से आ गए भैया, समझ में आया, आयंस कहां से आ गए, अगर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो इसमें आयंस कहां से आ गए। अब आयंस अगर नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो H+ ये दे नहीं सकता, और अगर ये H+ दे नहीं सकता तो ये एसिड होना नहीं चाहिए। लेकिन हम तो महिमा मंडन कर रहे हैं, सालों से पढ़ रहे हैं। अभी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी देर पहले तो मैं लैब की कहानी भी बताई। तो अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये H+ कहां से दे देता है। तो इस डेफिनेशन में, ये जो डेफिनेशन अपन बोल रहे हैं H+ देने वाला एसिड होता है, ये डेफिनेशन कौन सी होती है, आर्हेनियस की डेफिनेशन है, आर्हेनियस कंसेप्ट है। लेकिन इसमें एक वर्ड कभी मत भूलना, वो सुन लो, समझ लो, देख लो, लिख लो कि द कंपाउंड्स और केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन गिव H+ आयंस इन वाटर इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड एसिड्स। मतलब एरो पे क्या लगाना नहीं भूलना है, मीडियम मेंशन करना नहीं भूलना है कि वो किस में रहेगा, H2O में। तो या तो एरो लिखाओ तो H2O लिखाओ, बहुत बढ़िया बात है। और या फिर हमारे पास क्या होगा, या फिर हमारे पास ये होगा कि हम यहां पे क्या करेंगे, या फिर हम यहां पे ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं कि अगर या तो H2O दिया रहेगा और या फिर हमें कैसा मीडियम दिया रहना चाहिए, एक्वस मीडियम दिया रहना चाहिए, या फिर क्या दिया रहना चाहिए, एक्वस मीडियम दिया रहना चाहिए, ठीक है। तो एक्वस हो या वाटर दिया हो मीडियम में, तभी ये कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर H2SO4 गैसियस मीडियम में दिया हो, सिर्फ G लिखा हुआ हो छोटा सा, तब उसको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते, तब हमें क्या बोलना पड़ेगा, हाइड्रोजन सल्फेट। बात आई समझ में। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, देखो इसी तरीके से हम यहां पे HCl अगर हमारे पास हो, है ना, तो तुरंत हमारे मुंह से क्या निकलता है, अगर HCl हो तो, HCl हो तो हमारे मुंह से तुरंत इसका नाम निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, बहुत ध्यान रखना। अगर HCl क्या नहीं दिया है, एक्वस मीडियम में नहीं दिया है, तो ये एसिड नहीं है। अगर ये किसी पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला हुआ है, जैसे बेंजीन में या साइक्लोहेक्सेन में, हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, सारे नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट में डाला है तब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा। अगर हमारे पास HCl दिया हुआ है सिर्फ क्या, गैस, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, समझे। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलना। अब ये देखो छोटी सी बात है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, लेकिन धोखा हो जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी बातें, मतलब मैं देखो तुमको इंट्रोडक्शन में बोला भी था कि केमिस्ट्री की स्पेलिंग में क्या होता है, लास्ट में वाई। तो हर चीज का क्या समझ में आना चाहिए, वाई। तुम हमेशा मुझसे क्या पूछोगे, वाई। मैं तुमसे हमेशा क्या पूछूंगा, वाई।
आ गई बात समझ में? तो HCl जब तक कि किस में नहीं दिया हो, HCl जब तक कि किस मीडियम में नहीं दिया हो, एक्वस मीडियम में, तब तक वो एसिड नहीं है। वो एसिड तभी है जब एक्वस मीडियम में दिया हो। और अगर वो गैस में है या किसी गैसियस स्टेट में है या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में है तो वो सिर्फ क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाएगा। बात आ गई समझ में? तो यहां पे अपन क्या करने वाले हैं कि अब मुझे कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए और मुझसे उसकी बॉन्डिंग पूछी जाए, एक छोटा सा पहले अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस अब हमसे बॉन्डिंग के कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं। ठीक है, अब मैं लास्ट में तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल देता हूं कि सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास है NH3। क्या है हमारे पास? NH3। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। कहां से आया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके और इसने 3 शेयर किए किससे? हाइड्रोजन से। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया? लोन पेयर। तो ये क्या कहलाया? लोन पेयर, है ना। अब ये पूरे केमिस्ट्री में बार बार ये टर्म आने वाली है, लोन पेयर, है ना। LP भी इसको बोलेंगे अपन शॉर्ट में, लोन पेयर। और ये कौन है हमारे पास? ये कहलाता है बॉन्ड पेयर। क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर। तो इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कौन सा है? अमोनिया मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, कौन सा बॉन्ड है? कौन सा मॉलिक्यूल है? अमोनिया मॉलिक्यूल है। अब अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 हमारे पास क्या हो गए? बॉन्ड पेयर, और एक हमारे पास क्या हो गया? लोन पेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पे सपोज मैंने क्या किया, इसको मैं इसकी रिएक्शन में कराना चाहता हूं किससे? HCl से। अब HCl में, HCl अगर एक्वस मीडियम में है या HCl गैसियस फॉर्म में भी है तो ये पोलर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं मान लेता हूं कि ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज में रहेगा और ये यहां नेगेटिव चार्ज में रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, है ना। और इसमें ये H+ क्यों देगा? क्योंकि यहां पे ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी समझ लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक नहीं 2 डेफिनेशन होती हैं। अगर एटम के, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा अपने को एकदम क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं करते हैं अपन, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं एटम के लिए तो डेफिनेशन अलग होगी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल में तो डेफिनेशन अलग होगी। क्या डेफिनेशन होगी? अगर मॉलिक्यूल में बात कर रहे हैं तो ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर सिर्फ क्लोरीन हो, HCl नहीं दिया होता, क्लोरीन दिया होता, तो क्या होता? टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे सोडियम क्लोराइड में थी, उसने सोडियम से पूरा क्या किया था? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया था। तो क्लोरीन अगर एक एटम दिया हो एज एन एटम, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और अगर मॉलिक्यूल दिया हो तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर आ गया, टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये यहां पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और अगर ये यहां से खींच रहा है तो क्या होगा? H पे प्लस चार्ज है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। और पूरे ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म में यही यूज होगा, ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से समझ लेना। तो पहले यहां पे क्या बनेगा? पहले यहां पे ये बनेगा कि ये NH3 में तो 3 क्या है? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये क्या है? नॉर्मल बॉन्ड्स हैं। तो ये नॉर्मल बॉन्ड्स हो गए। लेकिन अब यहां पे जो 4th बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड है, इसमें देखना कि ये बॉन्ड जो है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, 1 हाइड्रोजन का था, 1 नाइट्रोजन का था, 1 हाइड्रोजन का था, 1 नाइट्रोजन का था, 1 हाइड्रोजन का था। लेकिन इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही हैं। लेकिन इनको यूज कौन कर रहा है? इनको हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है और इनको नाइट्रोजन भी यूज कर रहा है। तो एक वर्ड तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सिंगल साइडेड शेयरिंग। तो ये सिंगल साइडेड शेयरिंग क्या है कि इसमें है तो एक ही एलिमेंट के दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना। तो
इसमें क्या होता था, दो एटम है और दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो लोग आए और दो अपना अपना एक एक टिफिन साथ में लाए, उनने शेयर किया तो ठीक है। लेकिन अब इसमें ये आया, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, एक एक्स्ट्रा पार्टनर आ गया, लेकिन वो अपना टिफिन साथ में नहीं लाया, तो ये नाइट्रोजन अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इसको बोलते हैं सिंगल साइडेड शेयरिंग। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखो यहां पे मैं दो तरीके से, बहुत ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात हो गई कि मैं यहां पे दो काम कर सकता हूं। एक काम तो मैं क्या कर सकता हूं, एक काम में ये कर सकता हूं कि मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूं, अमोनिया का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये मेरे पास हो गया 3 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जिनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको जनरली पहले एरो से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना, आजकल अवॉइड करते हैं हम, कहां यूज करना है कहां नहीं वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन इसको एक तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो ज्यादा बेटर तरीका है वो जरा समझ लो। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि इधर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तो ऐसा ही बनाएंगे जैसा कि क्या होता है, एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें करेंगे क्या कि अब पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रह रहे थे, नाइट्रोजन के पास ही रह रहे थे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है, मतलब थोड़े टाइम हाइड्रोजन के पास भी रह रहा है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि जो लोन पेयर पहले हमेशा इसके पास रहता था अब वो थोड़े टाइम के लिए किससे शेयर हो रहा है, हाइड्रोजन से। तो इसलिए हम नाइट्रोजन पे क्या बना देंगे, पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये 3 नॉर्मल क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और इसमें हम क्या बोलेंगे, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही नाम एक और होता है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो नाम है उसमें अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, वो ये कि कोई भी सेंट्रल एटम, ये इसमें कौन है, सेंट्रल एटम, कोई भी सेंट्रल एटम तभी क्या कर पाएगा, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा जब वो पहले ही कोवेलेंट बॉन्ड से क्या हो चुका हो, स्टेबल हो चुका, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। तब क्या होगा, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सेंट्रल एटम पहले क्या बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, और अगर वो स्टेबल है तो उसके बाद क्या बना सकता है, अगर उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है तो वो क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए सीक्वेंस में नाम क्या आता है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात आ गई समझ में, ठीक है। और अब देखो यहां पे क्या बचा हुआ था, Cl नेगेटिव बचा हुआ था, तो ये पॉजिटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इस मॉलिक्यूल की खास बात क्या है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कोवेलेंट बॉन्डिंग के चैप्टर से, कि अगर हमसे कोई पूछे कि NH4Cl में कौन सी बॉन्डिंग है या कौन कौन सी बॉन्डिंग है, तो हम क्या बोलेंगे कि N और ये 3H के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट। ये N और ये H के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट। और ये पूरा NH4 प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में अब कौन सी बॉन्डिंग हो गई, आयनिक। दिख गई कि नहीं, तो इसमें और कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, तीनों के दर्शन हो गए भैया एक ही मॉलिक्यूल में। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स की और भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जिनमें आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों तरीके के बॉन्ड होंगे। लेकिन क्या ये हमें कंसेप्ट समझ में आया कि कब आयनिक बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग, और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होगी, और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कब होगी। आयनिक बॉन्डिंग होने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बहुत हाई रहेगी। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते में ये देखेंगे कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में भी कौन सॉल्युबल कहलाएंगे वाटर में और कौन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये मैं पूरा कहां ले जा रहा हूं, तो मैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। क्योंकि क्वेश्चन ये तो नहीं, अगर कम भी आए कि भाई आयनिक बॉन्डिंग पहचानो, तो ये ठीक है कि हो सकता है कि कभी ये क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इसके कंसेप्ट से सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, एडवांस में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। तो सॉल्युबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अब आयनिक बॉन्डिंग में कौन ज्यादा सॉल्युबल, कौन कम सॉल्युबल हमने देख लिया, NaCl ज्यादा सॉल्युबल, AgCl कम सॉल्युबल। और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में ये डिस्कस करेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे कि कौन कम सॉल्युबल इन वाटर और कौन ज्यादा सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं DPS में, वो क्वेश्चंस सॉल्व करना, और उसके बाद अपन उन क्वेश्चंस के डिस्कशन के दम पे अपन अगली क्लास लेंगे।
ठीक है, चलो थैंक यू। और कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना, नोट्स बनाओ और फिर जो डीपीएस के क्वेश्चन है वो करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।